निहाल साहब के वक्त तामीर और तरक्की की बात होती थी, तो इनके वक्त जातियात पर सियासत क्यों हो रही है? इसकी सबसे बुनियादी वजह मौजूदा एमएलए है। किसी को कोई फंसा नहीं सकता। अगर फंसाने की ही बात होती तो फिर इनको ही फंसा देते ना। एमएलए वो अगर बुनकर सर्कल नहीं बना पा रहे तो इसमें किसकी नाकामी? सारी बुनियादी मसले कारपोरेशन से ही उठते हैं और कारपोरेशन में ही हल हो सकते हैं। अगर एसआईटी ने, सरकार ने नोटिस दी तो उसने ये नहीं देखी कि ये अंसारी है, शेख है, सैयद है कि फला है कि फला है। वो सिर्फ मालेगांव शहर मुसलमानों का शहर है, इसलिए टारगेट किया। अंसारी बिरादरी को क्या फायदा हुआ मुझे बता दें। अंसारी बिरादरी को बंधुआ मजदूर समझ लिया उन्होंने। अगर मैं चलो ये बात मान लूं कि चलो एक बिरादरी के नाम से एक आदमी और मांग रहा है, उस बिरादरी के लिए क्या किया गया? अगर हम कारपोरेशन इलेक्शन में जाएंगे तो जो मैनिफेस्टो उस वक्त था उससे बेहतर हम लोगों के सामने इस बार रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार शहरियान उस पर ध्यान देंगे। सियासी गठबंधन में अवामी फायदे के साथ निजी फायदा भी देखा जाता है, तो इसलिए ये मामला थोड़ा सी अटका हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कमेटी बनी है वो बातचीत कर रही है, वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आपका अब तक न्यूज इंडिया में। मैं आपके साथ अशरफ इसराइल। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा नेता मुस्तकीम दिग्निधि। आज हम इनसे कुछ सवालात मालेगांव के आइंदा होने वाले कारपोरेशन इलेक्शन से मुतालिक सवालात कुछ करेंगे और साथ ही मालेगांव में हो रही फिलहाल जो सियासत, जातियात पर जो सियासत की जा रही है उस ताल्लुक से भी गुफ्तगू करेंगे और उन पर कुछ लगाए गए इल्जाम से भी मुतालिक कुछ सवालात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका अब तक न्यूज इंडिया में। सबसे पहले सवाल ये कि आइंदा कारपोरेशन के इंतखाबात होने वाले हैं, तो क्या उस इंतखाबात में आप इस्लाम पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे या अकेले ही अवाम के बीच जाएंगे? देखिए, कारपोरेशन इलेक्शन के ताल्लुक से इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दोनों ने अपनी अपनी कमेटी बनाई और दोनों कमेटीज आपस में कई मीटिंग कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक फैसला गठबंधन का नहीं हुआ है। कुछ गठबंधन कोई भी हो, उस गठबंधन में कई मामले होते हैं। एक तो गठबंधन किस लिए किया जा रहा है, शहर के हालात को देख के, शहर के सियासी हालात को देखकर। फिर कारपोरेशन का इलेक्शन में सब, हमारी पार्टी हो या उनकी पार्टी हो, सबके उम्मीदवार अपनी अपनी जगह होते हैं, तो हर चीज को एडजस्ट करके गठबंधन करना और उसका ऐसा हल निकालना कि दोनों पार्टी के लड़ने वाले लोग, पार्टी के जिम्मेदारान और शहर उससे मुतमईन हो। तो इस ताल्लुक से मीटिंगें हुई है, लेकिन हतमी फैसला अभी नहीं हो सका। इंशाअल्लाह 8-15 दिन में कुछ मामला जो बीच में अटके हुए हैं, जिस पर फैसला नहीं हो पा रहा है, 8-15 दिन में उस पर बातचीत होके हतमी फैसले की तरफ जाएंगे। एमआईएम से भी कुछ गुंजाइश है पैक्ट हो सकता? एमआईएम से पैक्ट होने की गुंजाइश पर मैं इससे पहले जो बोलना था वो मैं बोल चुका। मौजूदा एमएलए भी उस ताल्लुक से अपने तौर पे अलग अलग बयान दिए हैं, लेकिन आज जो हालात हैं सियासी, वो शहर में शहर को बचाने के हैं। और अब हम ये बात मानते हैं कि मालेगांव शहर में जिस तरह से मुसीबत पर मुसीबत आती गई और उसका डिफेंस जिस तरह होना चाहिए था, या एक एमएलए की हैसियत से उसका डिफेंस जिस तरह करने की जरूरत थी, उस तरह से उसका डिफेंस नहीं हुआ। और गठबंधन हम अपने मुफाद के लिए नहीं करेंगे, हम गठबंधन करेंगे तो शहर के मुफाद के लिए करेंगे, और जो शहर के मुफाद के लिए बेहतर रहेगा हम वही फैसला करेंगे, जिसके भी साथ करें।
मालेगांव शहर में निहाल साहब के दौर में तामीर और तरक्की के नाम पर सियासत होती थी, और अभी मौजूदा वक्त में जातियात पर सियासत उरूज पर है। तो किस वजह से है? जातियात पर अगर सियासत है तो 2007 में मौजूदा एमएलए का सियासत में आना और सियासत को अच्छे ढंग से पेश करे उन्होंने कि इस तरह की सियासत होना चाहिए। अगर निहाल साहब के वक्त तामीर और तरक्की की बात होती थी तो इनके वक्त जातियात पर सियासत क्यों हो रही है, इसकी सबसे बुनियादी वजह मौजूदा एमएलए हैं, जिन्होंने पिछला इलेक्शन भी अपने कंटिन्यू जो 5 साल उनके थे उससे पहले 5 साल यानी निहाल साहब के बाद मालेगांव शहर में सबसे ज्यादा मर्तबा एमएलए रहने का इनको हक इस शहर ने दिया, तीसरी मर्तबा। उसके बाद इन्होंने तामीर और तरक्की पर इलेक्शन नहीं लड़ा, इन्होंने अच्छाई और बुराई पर इलेक्शन लड़ा। अच्छाई और बुराई पर अगर इलेक्शन हो रहा है तो दिखती बात है कि ये पर्सनल अटैक और जातियात पर इलेक्शन उन्होंने लड़ा, क्योंकि उनको खुद पता था कि अगर वो खुद तामीर और तरक्की और शहर पर फिरका परस्तों ने जिस तरह से शिकंजा कसा है उस पर अगर ये जाएंगे तो इलेक्शन ये नहीं लड़ सकते। तो बुनियादी तौर पर जातियात पर इलेक्शन लड़ना, बिरादरी पर इलेक्शन लड़ना, बिरादरी पर भी अगर इलेक्शन है तो ये भी कहीं ना कहीं तामीर और तरक्की के नाम पर इलेक्शन नहीं है। मस्जिद मदरसों का इस्तेमाल करना, अच्छाई और बुराई के नाम पर इन्होंने इलेक्शन शुरू किया। इनके स्टेज से इससे पहले कभी भी किसी के स्टेज से जातियात पर नहीं बोला जाता था। ये ऐसी बातें बोले हैं कि मैं असेंबली इलेक्शन में, आप सब लोगों को ही मालूम है, मैं वो जुमले भी यहाँ नहीं बोल सकता जिस तरीके की इन्होंने तकारीर अपने इलेक्शन में ये खुद किए, इनके लोगों ने किए। तो जातियात पर इलेक्शन उन्होंने लड़ा, जातियात पर सियासत वो करते हैं और उसी का नतीजा है कि जातियात पर अगर कोई सामने वाला कुछ कर रहा है तो दिखती बात है कि उसके डिफेंस में हमको भी कुछ ना कुछ उस तरह की, उस तरफ जाने की नौबत आ जाती जिस तरह वो सियासत करने लगे। वो भी तो अभी बार बार बयान दे रहे हैं कि हमारे लोगों पर मतलब इनको फंसाया जा रहा है, जातियात का वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। हम कहीं से कहीं अभी तक जातियात का इस्तेमाल नहीं किए, हम किसी की माँ बहन की इज्जत नहीं उछालना चाहते। देखो, मैं सबसे पहले तो एक बात ये बोल दूं कि किसी को कोई फंसा नहीं सकता। अगर फंसाने की ही बात होती तो फिर इनको ही फंसा देते ना। किसी को कोई नहीं फंसाता, कानून अपना काम करता है। हाँ, सियासत में हम भी कच्चोली खेलने नहीं आए, ये बात भी बराबर है, लेकिन किसी को कोई फंसा दे रहा है ये बात बराबर नहीं है। मजलूम की मदद करना ये एक अलग बात है। अगर मजलूम की मदद करना कोई ये समझता है कि फंसा दिया जा रहा है तो ये बात बराबर नहीं है। सारे मामला, अगर जो लोग भी आज कानूनी शिकंजे में जकड़े गए हैं, उनके आसपास जो भी लोग उस मामले में इंक्वायरी में आ रहे हैं, ये सब उनके ही लोग हैं, उनके ही साथ इलेक्शन लड़े, उनकी ही पार्टी को मानने वाले, उनके ही साथ रहने वाले लोग हैं। ये खुद एक दूसरे को फंसाने का काम किए, और फंसाने का मतलब ये है कि लालच में किए, दूसरा ब्लैकमेलिंग में किए, ये आपस में ही एक दूसरे को ब्लैकमेल किए। ये वजह है कि उसका फायदा आप लोग उठाए। मैं क्या बोला कि सियासत में हम कंचे खेलने नहीं आए, आप मौके का भरपूर फायदा उठाए। वो मौके का भरपूर फायदा उठाना उसको बोला जाएगा, या मजलूम की मदद करना बोला जाएगा, या मैं जो बोला कि सियासत में हम कंचे तो खेलने नहीं आए, हम भी फिर सियासी हैं। ये आप तो बोलते हैं कि हम 100% सियासी हैं। हाँ, हमेशा मैं बोलता हूँ कि 100% सियासी है, 24 घंटा सियासत करते। इसीलिए आपने सही वक्त पर मतलब सही बॉल मारा है सर। नहीं, बॉल भी सही वक्त पे नहीं मारा। मैं एक बात क्या बोला कि अगर मुखालिफ पार्टी के लोग गलत काम में इन्वॉल्व हैं और गलत काम कर रहे हैं, और ऐसे गलत काम कर रहे हैं जिसको माशरा कभी अच्छा बोल नहीं सकता, इस तरह के मामलात में अगर वो इन्वॉल्व होते हैं, उनकी ऑडियो आती, उनकी वीडियो आती, उनके तरह तरह के उनके ब्लैकमेलिंग की बातें आती,
आप एक बात समझ लो कि एक नदीम फिटर जो जिस मामले पे आप इशारा कर रहे हो उसमें वो खुद आरोपी, उस नदीम फिटर ने असेंबली इलेक्शन के बाद खुद पर फायरिंग करवाई। ये बात पूरे गांव ने देखा। इल्जाम दूसरों पर लगाने के लिए खुद पर फायरिंग करवाई। तो फंसाने का काम या फंसाने की कोशिश कौन कर रहा है ये भी सबके सामने है। उसकी एफआईआर हुई। ऐसा कभी होता है क्या फरियादी ही आरोपी हो जाए? उसकी फरियाद ली गई, पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको सीरियसली लिया, उसकी फरियाद ली, उसके इन्वेस्टिगेशन में यह आया कि उसने खुद पर फायरिंग की और दूसरे का नाम कोर्ट के रिमांड रिपोर्ट में, जब पुलिस ने सारी रिमांड रिपोर्ट दी, कोर्ट में जब इन्वेस्टिगेशन करके उसकी रिपोर्ट दी तो उसमें क्लियर नाम आया कि वो आसिफ शेख को फंसाने के लिए खुद पर फायरिंग की। तो फंसाने का काम कौन कर रहा है ये भी सबके सामने है। हमने किसी को फंसाने की कोशिश नहीं की। बस मैं जो बोला कि मजलूम की मदद करना कोई गलत बात नहीं है और सियासत में हम कंचे नहीं खेलने आए। एक सवाल ये भी कि बुनकर सर्कल का भी मामला उठा था, तो आप लोगों पे कुछ इल्जामात लगाए गए थे, तो उसमें कितनी सच्चाई है? बुनकर सर्कल का मामला 2019 के इलेक्शन के बाद, उस वक्त मौजूदा एमएलए से हमारा गठबंधन था। पिछला 2017 कारपोरेशन इलेक्शन, 2019 का असेंबली इलेक्शन, और उस वक्त मैंने एक प्रपोजल उनके सामने रखा था कि दरेगांव नाके पे इस हिस्से में बड़े बड़े गेट बन रहे हैं, सुशोभीकरण के नाम से एक अच्छे सब वो हो रहे हैं, तो इस हिस्से में कुछ ऐसा हो जो गांव, हमारा शहर जिस नाम से जाना जाता, ऐसा कोई स्ट्रक्चर बने कि जब आदमी शहर में आए तो उसको लगे कि यार कोई पावर लूम सिटी में वो एंट्री कर रहा है। इस मकसद से मैंने मेरी राय दिया। उस राय पर उन्होंने कोशिश की, मगर पिछला 5 साल भी चला गया, ये भी 1 साल चला गया। वो सिर्फ बुनकर और अंसारी बिरादरी के मामले में स्टेज पर मीडिया के सामने ओपनली बात बोलते, अंसारी बिरादरी को बंधुआ मजदूर बना के रखना चाहते। एमएलए वो अगर बुनकर सर्कल नहीं बना पा रहे तो इसमें किसकी नाकामी है? उन्होंने तो यही कहा था कि मतलब उसकी जिम्मेदारी आपको दी गई। मुझे एक बात बताओ कि वो एमएलए, उनका फंड, उनका पावर, उनका सब कुछ, अगर मैंने कोई राय दी है, कोई काम के बारे में कोई प्रपोजल दिया है, और उन्होंने भी वो मुझे इसलिए बोला था कि अशोक स्तंभ जो बना वो एक शहर का ऐसा स्ट्रक्चर था जो मैं चाहता था कि शहीदों की यादगार के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बने जिसपे झंडा बंधन भी हो, और एक खूबसूरत वो स्ट्रक्चर है। आप देखेंगे उसके फोटोज भी चलते, जब मालेगांव शहर के कुछ स्ट्रक्चर के फोटोज आते तो उसका भी फोटो आता। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा ही कुछ वहां पे, तो सारी डिजाइन वगैरह मैंने बैठकर इंजीनियर से कोशिश करके बनाई, मगर काम अगर वहां नहीं हो पा रहा है तो इसकी जिम्मेदारी तो मौजूदा एमएलए की है ना, मेरी कैसे हो सकती? अच्छा, आइंदा भी कारपोरेशन इलेक्शन होने वाला है, तो समाजवादी पार्टी किन मुद्दों को लेकर आवाम के बीच जाएगी? देखो, आज मुद्दों का सवाल ऐसा है कि कोई एक मुद्दा लेके जाने की बात हो तो उस पर बातचीत की जाए। सारे बुनियादी मसाइल कारपोरेशन से हैं। जो शहर की तामीर और तरक्की की बात है, आप देखेंगे पूरा शहर तामीर और तरक्की के नाम पर जीरो है। सिर्फ अखबारात में, यूट्यूब पर एक मामूली सड़क भी बनती है तो 10-10 चैनल पर खबरें आती है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा कोई तामीर नहीं हुई जिसको तुम बोल सको कि यार ये एक ऐसी तामीर है जिसको हम बताएंगे कि यार ये मौजूदा एमएलए ने एक तामीर ऐसी की है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रशासक राज तकरीबन 4 साल होने को है, प्रशासक राज है, उसमें भी सिर्फ टक्केवारी, इंजीनियर से लेके मौजूदा प्रशासक तक सिर्फ यही हो रहा है। और सबसे बढ़कर फिरका परस्तों ने जिस तरीके से मालेगांव शहर को टारगेट किया है, जन्म दाखिले के सवाल पे आज भी लोग परेशान हैं, और माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी बनाकर हम मुसलसल उनकी मदद कर रहे हैं।
मैं बार बार बोलता हूं कि अगर 1044 दाखिले पर जो तकरीबन 1000 लोगों को आरोपी बनाने की तरफ है, आज मेरी मालूमात में 700 लोग आरोपी हो चुके। वो एक लाइन में मैं वो बता देता हूं कि वो मामला क्या है। तहसीलदार ने आदेश दिया कारपोरेशन को वो जन्म दाखिला बनाए, कारपोरेशन ने उस पर जन्म दाखिला बनाया। वो 1044 जन्म दाखिले जब तहसीलदार से एसआईटी ने आदेश ली, 3400 कुछ दाखिले बने हुए थे, तो आदेश 2400 कुछ ही मिले, 2400 तकरीबन आदेश दिए गए और जन्म दाखिले इशू हुए 3400 कुछ। तो 1044 जो ज्यादा जन्म दाखिले थे, वो जन्म दाखिले का तहसीलदार का यह बोलना है कि हमने वो आदेश नहीं दिए। कारपोरेशन सही सिक्के के साथ तहसीलदार के सिग्नेचर के साथ बोल रही है कि आदेश हमको मिला। अब इस मामले में कारपोरेशन का काम यह था कि उसको हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच करा ले कि वो सिक्का और वो साइन तहसीलदार की है कि नहीं, एकदम क्लियर हो जाता कि उसकी है या नहीं है। उस मामले में कारपोरेशन भी किनारे रह गई, तहसीलदार भी किनारे रह गया। जिन लोगों ने जन्म दाखिला बनाया वो आरोपी हो गए। अगर कारपोरेशन पे हमारा इक्तदार होता या हम कारपोरेशन में होते, हम एक ठहराव अगर पास कर देते महासभा में कि इसकी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाए, और वो जांच आती, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। ये जो परेशान लोग हैं ये आज परेशान नहीं होते। बोलने का मतलब ये है कि आज इस इलेक्शन में कारपोरेशन के सिर्फ शहर की तामीर और तरक्की का सवाल नहीं है। इस इलेक्शन में हमारी ताकत, हमारे दबदबे का भी सवाल है कि हम फिरका परस्तों से किस तरीके से बचाएं। देखो, तहसील ऑफिस का काम अपना है, पुलिस डिपार्टमेंट का काम अपना है और कारपोरेशन का काम अपना है। सारी बुनियादी मसले कारपोरेशन से ही उठते हैं और कारपोरेशन में ही हल हो सकते। अगर लैंड जिहाद का मसला है तो नोटिस कौन देगा? कारपोरेशन देंगे। जन्म दाखिले का जो मसला है, बुनियादी तौर पे जन्म दाखिला इशू किसने किया? कारपोरेशन ने की। किसी और कोई मसला आ जाता तो सारे मामले कारपोरेशन से ही शुरू होते। इसलिए इस बार कारपोरेशन में ऐसे लोगों का इक्तदार में आना जरूरी है जिनको कानून समझता है, जिनको ऑफिसरों से काम करना समझता है, ना कि ऐसे लोग जिनको राशन कार्ड बनाने के लिए अगर तुम फॉर्म दे दो तो उनके पास वो ना खुद फॉर्म भर सकते, ना उनके पास ऐसी टीम है कि जिससे वो काम करवा सके। तो ऐसे लोग अगर कारपोरेशन में आएंगे तो वो ना ऑफिसरों से कोई काम करवा सकते, ना ही उनको कायदा कानून समझता। सिर्फ वो बयानबाजी करना, बिरादरी के नाम पर वोट मांगना और डायरेक्ट ये बोलना कि अंसारी बिरादरी के नाम पर हमको वोट दी जाए। अगर समाजवादी वाले हैं, जिस तरह इलेक्शन में बोला गया कि ये अंसारी बिरादरी का वोट काटने के लिए आए हैं, तो क्या हम अंसारी बिरादरी के नहीं है क्या? अंसारी बिरादरी का वोट काटने की बात इसमें कहां से हो गई? अगर एसआईटी ने, सरकार ने नोटिस दी तो उसने ये नहीं देखी कि ये अंसारी है, शेख है, सैयद है कि फला है कि फला है। वो सिर्फ मालेगांव शहर मुसलमानों का शहर है, इसलिए टारगेट किया गया। तो ये बात बोलना, इसका दूसरा मतलब यह है कि वो अपने खुद के काम पर उनको भरोसा नहीं रहता। उनको खुद ये पता है कि वो काम के काबिल नहीं है। बस बिरादरी के नाम पर वोट मिल जाए, मजहब के नाम पर वोट मिल जाए, इसी पे उनकी दुकान चल सकती। इसीलिए वो ये इशू बार बार बोलते। नहीं तो निहाल साहब के वक्त से लेके उससे पहले के लोग, उसके बाद के लोग, मुझे कोई बताए कोई स्टेज से इस तरह की बात करता है क्या? उससे वो कामयाब भी हुए। अगर वो बिरादरी की बात करते हैं, सारी बिरादरी की बात करते तो उसमें उनको कामयाबी भी मिलती है। उन्होंने बिना मैनिफेस्टो के इलेक्शन लड़ा और जीत कर भी आए इसी मामले पर कि बिरादरी उनके साथ है, अंसारी बिरादरी उनके साथ है। मैं तो वही बात बोला ना कि फिर कॉर्पोरेशन ने भी बिरादरी के साथ वोट लेके इससे अंसारी बिरादरी को क्या फायदा हुआ मुझे बता दो। अंसारी बिरादरी को बंधुआ मजदूर समझ लिया उन्होंने। अगर मैं चलो ये बात मान लूं कि चलो एक बिरादरी के नाम पे एक आदमी वोट मांग रहा है, तो उस बिरादरी के लिए क्या किया गया, इन्होंने अपना मैनिफेस्टो बताना, इन्होंने उस बिरादरी के लिए क्या किया। अभी इनका ही सवाल था, एक बुनकर सर्कल जैसी एक छोटी सी चीज जो बुनकरों के नाम पे बनाने की जरूरत थी, वो एक काम जो एक कारपोरेटर भी कर लेगा,
मैं शहीदों की यादगार के पास वो जगह इतनी सेंसिटिव है कि वहां पर शहीदों का 1923 वो नाम लिखाना, अशोक स्तंभ बनाना, वहां झंडा बंधन के लिए परमिशन लेना, वो जगह पर अगर एक कारपोरेटर की हैसियत से मैं काम कर लिया तो इन्होंने क्या किया अंसारी बिरादरी के लिए, मुझे एक काम बता दे। या अंसारी बिरादरी आज पावर लूम के कारोबार में परेशान नहीं है क्या? कोलकाता कंपनी मुसलसल फॉल्टी के नाम पर, एवरेज बिल के नाम पर कई अलग अलग तरीके से मुसलसल परेशान कर रही है और बुनकर बिरादरी परेशान है। पर्सनल हमारे पास लोग आते, हम उनके काम कर देते, मगर इज्तिमाई तौर पर इन्होंने अंसारी बिरादरी के लिए अगर कुछ काम किया होता और बिरादरी के नाम पे भी वोट मांगे होते तो मैं बोलता चलो एक बिरादरी का काम कर रहे हैं। अंसारी बिरादरी को इन्होंने सिर्फ ठगा है और अब मुझे लगता है कि ये बात अंसारी बिरादरी को भी महसूस हो रही है कि जब अंसारी बिरादरी को भी एसआईटी की नोटिस आई, नया पूरे के घरों में औरतों को जब नोटिस आई, वो नंबर लगा के वहां गए तो हमारे पास आए और उन्हें यह एहसास हुआ कि नया पूरे में रहते हुए मौजूदा एमएलए ने एक टेबल नहीं लगाया लोगों की मदद के लिए। जो लोग जेल में चले गए, नजमा बानो और ये, बिरादरी के नाम पर भी उनके घर पर एक मर्तबा मौजूदा एमएलए नहीं गए कि आपका दुख क्या है, आपकी तकलीफ क्या है, मेरी कोई मदद लगेगी या तसल्ली दिलासा देने के लिए। तो किस नाम से ये अंसारी बिरादरी से वोट मांगते हैं? एक सवाल ये भी कि आप लोगों पर बार बार तोड़ीबाजी का इल्जाम लगाया जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई? देखो, जो आदमी काम करेगा तो उसके ऊपर अगर कुछ नहीं मिलेगा तो ये इल्जाम लगा देना एकदम आसान बात है। अभी स्कूल के मामले में जाबिर शाह ने कंप्लेन दी, सरदार स्कूल के नाम पे इनके नाम से कंप्लेन हुई, इन पे भी ये बात आई, तुम पर आई, तुमने किया ही नहीं कुछ, कंप्लेन हुई। बात ऐसी है कि कुछ नहीं अगर कोई कर रहा है, मैं बोलता हूं कि अभी मैं 2-2.5 साल से अंडरग्राउंड गटर का पहली मर्तबा 2 साल के बाद मैंने किसी करप्शन के इशू पे धरना दिया। मैं 2 साल से तो करप्शन के इशू पे कोई बात ही नहीं बोल रहा था। मुझे बताओ कि किस लीडर ने उस इशू पर बात की। और आज के वक्त में अगर कोई भी, इतना डिजिटल दौर हो गया है कि मैं यहाँ बैठा हूं तुमसे बात कर रहा, रिकॉर्डिंग हो जाएंगी, फोन रिकॉर्डिंग हो जाएंगी, आज तक कोई साबित नहीं कर सका। हमने कई मामले ऐसे किए, आगरा रोड का स्काई वॉक हो, 16.5 करोड़ रुपया हमारी वजह से बचा कारपोरेशन में। कई शॉपिंग सेंटर तोड़े गए जो इल्लीगल थे। ऐसे कई मामलात हुए जिसमें हम कामयाब हुए, कई मामलात ऐसे हुए जो कानूनी दाव पेच में फंस गए। ये बात भी बराबर है। आप अगर 10 मामले में काम करेंगे तो जरूरी नहीं है कि 10 मामले में आपको कामयाबी मिले, लेकिन सड़क से लेकर अदालत तक हमने कोशिश जरूर की कि किसी भी तरीके से करप्शन रुके। अभी अंडरग्राउंड गटर के मामले में मौजूदा एमएलए, ये बात सच नहीं है क्या कि शुरुआत में बुलडोजर के सामने, जेसीबी के सामने खड़े हुए इनके लोग आए कि हम काम नहीं होने देंगे, ये काम गलत है, ये पाइप सही नहीं डाला जा रहा है। उसके बाद मौजूदा एमएलए क्यों कुछ नहीं बोले? पूरा शहर खोद दिया गया, कई हादसे हो गए। आज रमजानपुरे से मुझे एक लड़के का फोटो आया, वो गाड़ी से स्लिप हुआ, वही अंडरग्राउंड गटर, उसका पूरा ये पैर के नीचे का गोश्त का हिस्सा निकल गया। लेकिन अब इसमें अगर आवाज उठाई जा रही है तो उस पर अगर कोई बोले कि तोड़ीबाजी करने के लिए बोल रहे हैं या इसके लिए बोल रहे हैं, तो फिर तो सबको खामोश रहना पड़ेगा। फिर बोल के लब आजाद है तेरे, जाबिर शाह का जो जुमला नहीं हर उसमें आता, तो फिर आजाद नहीं बचेंगे। बोल के लब आजाद है तेरे, बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा, कोशिश करना हमारा काम है। इल्जाम लगाने वालों के पास कुछ नहीं है। हाँ, निहाल साहब से लेके हम तक कोई हम पर ये इल्जाम नहीं लगा पाया कि ये चोर है, कि फला मामले में इन्होंने चोरी की, फला मामले में इन्होंने कोई ठेके में ऐसा काम कर दिया, फला मामले में इन्होंने पैसा खा लिया। ये कोई इल्जाम हम पे नहीं लगा, आज तक नहीं लगा। इसलिए बहुत आसान सी बात है कि जो काम करने जा रहे उसमें ये बोल दो कि ये थोड़ी करने के लिए जा रहे, ताकि ये भी ना बोले, इनके साथ दूसरा भी कोई ना बोले। बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने स्कूलों की बात निकाली। मालेगांव शहर की प्राइमरी स्कूलें सबसे ज्यादा खस्ता हाल है, जिसपे आज तक किसी लीडर ने ध्यान नहीं दिया। क्या अगर आपकी पार्टी की या आपकी जो ज्वाइंट पार्टी रहेगी आने वाले कॉर्पोरेशन में, उनकी सत्ता अगर कॉर्पोरेशन पर आती है तो प्राइमरी स्कूलों को लेकर आपका क्या राय अमल रहेगा? देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि प्राइमरी स्कूलों पर जिस तरह से ध्यान देने की जरूरत थी उस तरह से ध्यान किसी ने नहीं दिया। हम भी ये बात मानते हैं कि हमने भी नहीं दिया। मैं कभी सियासत में ये बात नहीं कि अगर मैं कोई काम नहीं किया हूँ या वो मेरी जिम्मेदारी थी, मुझे करना चाहिए था, मैं नहीं किया हूँ तो मैं उसको ना मानूं। मैं मानता हूँ वो बात कि यार उस पर मैंने भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन असेंबली इलेक्शन में हमने जो हमारा मैनिफेस्टो बनाया था उसमें प्राइमरी स्कूलों पे एक अच्छी प्राइमरी टीचर्स, कुछ शहर के टीचर्स, उनको लेकर एक अच्छा प्लान हमने बनाया था प्राइमरी स्कूलों के। बाकायदा मैनिफेस्टो में कितनी प्राइमरी स्कूलें हैं, किस स्कूल के पास ग्राउंड है, किस स्कूल के पास ग्राउंड नहीं है, किस स्कूल में कितनी तादाद है और किस स्कूल में कितनी तादाद हो सकती है। आगरा रोड के शुमाली हिस्से में, आगरा रोड के उधर के पूरे हिस्से में एक अच्छा हमारे पास प्रोग्राम था। हमने वो हमारे मैनिफेस्टो में दिया भी, मगर जैसे जाबिर भाई बोले कि जिनका मैनिफेस्टो नहीं था लोगों ने उन पे ध्यान दिए और हम पर ध्यान ही नहीं दिए, तो हमारे मैनिफेस्टो पे भी ध्यान नहीं दिए होंगे। तो एक अच्छा प्रोग्राम है। अगर हम कारपोरेशन इलेक्शन में जाएंगे तो जो मैनिफेस्टो उस वक्त था उससे बेहतर हम लोगों के सामने इस बार रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि इस बार शहरियान उस पर ध्यान देंगे। आपने कहा कि अंडरग्राउंड गटर पर आप आवाज उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, और जो नहीं उठा रहे, जो आज के मौजूदा एमएलए हैं, उनकी नैतिक जवाबदारी जिम्मेदारी उन्हीं की थी, अगर वो नहीं उठा रहे तो क्या कंपनी के साथ उनकी कोई साठगांठ हुई है या फिर उनसे कुछ तोड़ीबाजी उनकी हुई है? मैं अभी नाम नहीं लूंगा। उनके साथ में रहने वाला एक आदमी जो अब उनके साथ में नहीं है, रेस्ट हाउस में उसने इस ठेकेदार जो गुजरात का है उससे इनकी मीटिंग करवा कर इनको एक बड़ा अमाउंट दिया गया और उस पर ये खामोश हो गए। और अभी जब हमने अंडरग्राउंड गटर के खिलाफ बोला तो उम्रे पे जाने के बाद किसी और मामले में दिए हुए लेटर को उस मामले से जोड़कर बताए, झूठ, मुबालगा आराई और मजहब का इस्तेमाल अपने मकसद से। मुझे मजहब के इस्तेमाल पे भी एतराज नहीं है, मगर अपने मकसद से मजहब का इस्तेमाल करना, मुझे उस पर एतराज है। जो आदमी असेंबली इलेक्शन में मस्जिद से बोले कि औरत को वोट देना शरीयत से बराबर नहीं है, राफिया आपा ने पॉम्पलेट छापी कि शरीयत के हिसाब से एक औरत को वोट नहीं दी जा सकती, ये अगर बात बराबर है तो मुझे बताओ क्या मौजूदा एमएलए आने वाले कारपोरेशन में औरतों को टिकट नहीं देंगे क्या? अब वही शरीयत जो असेंबली के वक्त उन्होंने अपने मकसद से इस्तेमाल की, आने वाले कारपोरेशन में अपने मकसद से इस्तेमाल करेंगे। मुझे एतराज इस पे है कि शरीयत का इस्तेमाल ये आदमी अपने मकसद और अपने मतलब से करने लगा है। अगर मौजूदा एमएलए 50% ख्वातीन को टिकट नहीं देते आने वाले इलेक्शन में तो मैं मानूंगा कि ये शरीयत का बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इस शहर के होने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अवाम आपको इख्तियार क्यों दे, और मुफ्ती साहब को अगर नकारे तो क्यों नकारे? देखो, मुफ्ती साहब को नकारने की मैं 50 वजह बता सकता, वो वजह ना बताते हुए हमको इख्तियार इसलिए दिया जाए कि शहर की तामीर और तरक्की की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। कारपोरेशन में एक ऐसा निजाम बनना चाहिए जो मालेगांव के आम लोगों के लिए, वहां ऐसे कारपोरेटर और ऐसे लोगों का इख्तियार होना चाहिए जो आम लोगों के लिए एक ढाल का काम करे कि अगर कोई हमला हो, लोगों को कोई तकलीफ हो तो कारपोरेशन में बैठा हुआ इख्तियार में जो भी है वो उनको सेव कर सके, उनका डिफेंस कर सके, उनकी मदद कर सके। ऐसे लोगों की जरूरत है वहां पर। इसलिए हमको इख्तियार देना चाहिए कि हमको कानून भी समझता है, हमको सड़क पर लड़ना भी समझता है, और जो निजाम है, सिस्टम है कारपोरेशन का,
जो अधिकारी है उनसे काम लेना भी समझता है। पानी का ही एक इशू ले लो, पूरे शहर में पानी सप्लाई का निजाम पूरा दरहम बरहम हो गया। सिटी इंजीनियर वही वाटर सप्लाई का भी इंजीनियर है, पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया, कोई काम लेने वाला नहीं। तो ऑफिसरों से काम किस तरह लिया जाए और ऑफिसर वहां पर अच्छे किस तरह से बैठे जो नदी के इस पार के लोगों की जरूरत को समझे, नदी के इस पार रहने वालों की क्या ख्वाहिश है उसको समझे। आवाम की नुमाइंदगी के लिए कारपोरेटर कारपोरेशन में जाता है और अगर उसके पास इख्तिदार है तो उनको किस तरीके से सेव करे। देखो सिस्टम में सबका कुछ ना कुछ 19-20 रहता, लेकिन अवामी मुफाद के साथ काम करना ये अहम बात है। कोई ऐसे लोग जिनको कुछ अलिफ बे नहीं समझता, जिनको ABCD कारपोरेशन की नहीं पता, जो एक चपरासी से बाहर गेट पर बात नहीं कर सकते, ये क्या कमिश्नर और सिटी इंजीनियर से बात करेंगे। तो इख्तिदार हमको सिर्फ इसलिए चाहिए कि हम मालेगांव शहर को सेव कर सके। क्या वजह है कि इस बात को लेकर आपका और इस्लाम पार्टी का गठबंधन नहीं हो पा रहा है? ऐसी कौन सी बात है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पा रही? क्या सीट को लेकर है या क्या मामला है? नहीं, देखो कामकाज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की तरफ से सबसे अच्छी बात हमारी है, हमारा गठबंधन हो या ना हो, लेकिन हमने जो कमेटी बनाई उस कमेटी से आवाम को जरूर फायदा हुआ। ये बात तो आप मानेंगे कि अदालत से लेकर लोगों की मदद उस मामले में जो हमने की और जिस तरह से ये हवा खड़ा किया गया था और जो लग रहा था कि कई 100 लोग जेल में चले जाएंगे, तो हमने आवाम के लिए जो एक साथ आए उसका आवाम को फायदा हो गया और फायदा हो रहा है। अब सियासी गठबंधन की जो बात है, सियासी गठबंधन में आवामी फायदा भी होता है और आदमी का, पार्टी का अपने लोगों को इलेक्शन लड़ाना। हम हमारे लोगों को चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्शन लड़ लें, वो उनके लोगों को चाहेंगे। मतलब सियासी गठबंधन में आवामी फायदे के साथ निजी फायदा भी देखा जाता, तो इसलिए ये मामला थोड़ा सी अटका हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो कमेटी बनी है वो बातचीत कर रही है, वो मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन अवामी फायदे को लेकर जो हमने कोशिश की उसमें हम बहरहाल कामयाब हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा जिस तरीके से असम वली इलेक्शन में अंसारी वोट पूरा एक साइड होकर मुफ्ती साहब को वोट दिया, सब लोगों का कहना यह था कि आप इलेक्शन की दौड़ में नहीं है, जीत कर नहीं आने वाले हैं। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में अगर इस्लाम पार्टी से आप गठबंधन कर लेते तो क्या आपको लगता है कि अंसारी बिरादरी का वोट कुछ % कट के आपको मिल सकता है, या फिर शेख आसिफ से गठबंधन करने की वजह से अंसारी वोट आपको ना मिले? देखो, ये मेरी सियासी समझ ऐसी है कि हमारा और उनका आज तक कोई गठबंधन अवामी तौर पे नहीं हुआ। लड़ाई तो हमारी और उनकी ही थी। ये इलेक्शन में, आने वाले कारपोरेशन इलेक्शन में, जिस तरह मैं अंसारी बिरादरी के लोगों से बातचीत कर रहा हूं और जिस तरह से वो ये 6-8 महीना, साल भर करीब करीब होने पे है, जिन हालात से गुजर रहे हैं, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में ये इशू ही नहीं बचेगा। और सबसे अच्छा अगर इस शहर के साथ कुछ इस इलेक्शन में होगा, ठीक है, हार जीत जो भी होंगी, जिसकी भी होंगी, लेकिन सबसे अच्छा अगर कुछ होने वाला है तो इंशाल्लाह इस इलेक्शन में बिरादरी का मामला इंशाल्लाह खत्म होगा। चलिए नाज़रीन, ये थे हमारे साथ में समाजवादी युवा नेता मुस्तकीम डिग्नेटी, जिन्होंने हमारे हर तीखे सवाल का जवाब बेबाकी के साथ देते हुए हमारे हर सवालों का जवाब दिया। आने वाले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को लेकर क्या लाएअमल है, इस पर भी बातचीत हुई। इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन क्यों जरूरी है, इस पर भी बातचीत हुई। और शहर की कयादत इस वक्त तो कॉर्पोरेशन में इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी को क्यों दी जाए, इस पर भी उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया। अब देखना यह कि आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में इस शहर की आवाम कितना इस गठबंधन को अक्सरियत देती है या फिर असम वली इलेक्शन की तरह दोनों को घर बिठाने का काम करती है। यह भी आने वाले चुनाव के नताइज में हम देखेंगे, आपको पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। समाजवादी युवा नेता ने हमें आज वक्त दिया। अगले एपिसोड में फिर किसी नेता के रूबरू आप तक पहुंचाने के आपके सवालात करेंगे और आपके सवालात के जवाबात आप तक पहुंचाने की कोशिश करे रहेंगे। इसी तरीके से बने रहिए और देखते रहिए अब तक न्यूज
इंडिया। एक बार फिर मुस्तकीम भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त उन्होंने आज अब तक न्यूज के स्टूडियो में बोल के लफ्ज आजाद है तेरे के इस सवाल के जवाब के साथ देते हुए हमें मौका दिया, उसके लिए फिर से दिल से शुक्रिया।